हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो क्लासेस है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके टॉपिक से रिलेटेड जो फंजाई पक्सिनिया है उनके लाइफ साइकिल पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो पक्सिनिया का उसको मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उस क्लास में हमने जो पक्सिनिया है उसका पूरा सिस्टमेटिक पोजीशन और वे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किन ग्रुप्स को या फिर फसलों को इन्फेक्ट करते हैं, किन स्पीसीज द्वारा इन्फेक्ट होती है, कितने स्पीसीज इसके प्रेजेंट हैं इन इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में, और उनके लाइफ साइकिल में हमने दो स्टेज को भी डिस्कस किया है। जो पहला था यूरेडोस्पोर स्टेज एंड टेल्यूटोस्पोर स्टेज, जो कि प्राइमरी होस्ट को डिजीज काज कर रहे थे, और इनका प्राइमरी होस्ट था वीट का प्लांट। जो वीट का प्लांट मतलब कि गेहूं की जो फसलें होते हैं वही प्राइमरी होस्ट होता है यूरेडोस्पोर स्टेज का और टेल्यूटोस्पोर स्टेज का पक्सिनिया के लाइफ साइकिल में। तो ये जो यूरेडोस्पोर स्टेज है और टेल्यूटोस्पोर स्टेज है, इसको हमने पक्सिनिया के जो फर्स्ट वाला पार्ट का क्लास अटेंड कराया था उसमें मैंने इस दोनों को डिटेल में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज का जो क्लास है उस पर हम मेनली डिस्कस करेंगे उनके तीसरे, चौथे और पांचवें, मतलब कि बेसिडियोस्पोर स्टेज, पक्निडियोस्पोर स्टेज एंड एसियोस्पोर स्टेज। तो आज की क्लासेस में हम पक्सिनिया के पूरे लाइफ साइकिल को खत्म कर देंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके तीसरा जो लाइफ साइकिल का स्टेज है बेसिडियोस्पोर स्टेज, और इस स्टेज को हम रेस्टिंग स्पोर स्टेज की तरह के नाम से भी जानते हैं। और इसको रेस्टिंग स्पोर स्टेज के नाम से क्यों जानते हैं, आइए हम इसको अब डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने यूरेडोस्पोर और टेल्यूटोस्पोर को पूरी तरीके से समझा चुका हूँ। इसके फर्स्ट वाले जो पक्सिनिया का फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने पूरा इसको करा दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं बेसिडियोस्पोर स्टेज को। तो बेसिडियोस्पोर स्टेज हमने बताया कि ये जो स्टेज है इसको हम रेस्टिंग स्टेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस रेस्टिंग स्टेज से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, अब आइए हम जानते हैं कि क्यों इन्हें रेस्टिंग स्टेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है। ऑन रिटर्न फेवरेबल कंडीशन इन स्प्रिंग द टेल्यूटोस्पोर जर्मिनेट। तो मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि जो टेल्यूटोस्पोर और यूरेडोस्पोर का जो स्टेज है पक्सिनिया के लाइफ साइकिल में उसको मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि रिटर्न फेवरेबल कंडीशन इन स्प्रिंग द टेल्यूटोस्पोर जर्मिनेट। जब टेल्यूटोस्पोर का फेवरेबल कंडीशन आएगा तो टेल्यूटोस्पोर जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद इट प्रोड्यूस्ड वन जर्म ट्यूब फ्रॉम ईच सेल। तो हमने उस क्लास में बताया था कि जो टेल्यूटोस्पोर होता है वो डिप्लॉयडी कंडीशन में होता है, उसका सेल जो होता है वह डिप्लॉयडी कंडीशन में होता है, क्योंकि उसका जो दो सेल होते हैं वे आपस में क्लोजली आकर कांटेक्ट हो जाते हैं जिससे कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब उनका फेवरेबल कंडीशन आएगा बेसिडियोस्पोर स्टेज का, बेसिडियोस्पोर स्टेज का नहीं, टेल्यूटोस्पोर स्टेज का, और रिटर्न फेवरेबल कंडीशन इन स्प्रिंग द टेल्यूटोस्पोर जर्मिनेट। जब इनका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो टेल्यूटोस्पोर जो है वे जर्मिनेट होंगे। इट प्रोड्यूस्ड वन जर्म ट्यूब फ्रॉम ईच सेल, और ये जर्म ट्यूब को प्रोड्यूस करते हैं प्रत्येक सेल से। द जर्म ट्यूब हैज लिमिटेड ग्रोथ एंड इज नोन एज प्रोमाइसिलियम। तो आप इस फिगर में समझ लीजिए, ये देखिए एक टेल्यूटोस्पोर है। टेल्यूटोस्पोर का जो सेल होता है वह डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, और प्रत्येक सेल मतलब कि जो डिप्लॉयड सेल है वह प्रोमाइसिलियम को रिलीज करेगी। यहाँ पर यही बात देखिए मेंशन की गई कि इट प्रोड्यूस्ड वन जर्म ट्यूब फ्रॉम ईच सेल, द जर्म ट्यूब हैज लिमिटेड ग्रोथ। और ये जो प्रोमाइसिलियम है ये इसका एक लिमिट ग्रोथ होगा। ये देखिए जो हॉरिजेंटल लाइन है इसी को हम प्रोमाइसिलियम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एक लिमिट ग्रोथ होगा, या फिर इसे हम ईपीबीसेडियम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस मूव इन प्रोमाइसिलियम, और जो ये टेल्यूटोस्पोर का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये मूव करेगा। ये जो हॉरिजेंटली लाइन हमने बताया जिसको हम प्रोमाइसिलियम या ईपीबीसेडियम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये इसमें मूव करेगा। तो अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा।
मूव इन प्रोमाइसिलियम एंड डिवाइडेड मियोटिकली टू फॉर्म अ 4 हैप्लॉइड सेल। और जब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस टेलियोस्पोर का जब प्रोमाइसिलियम में मूव करेगा, मूव करने के बाद ये मियोटिकली डिवीजन के पश्चात ये 4 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाएंगे। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ईच सेल प्रोड्यूस्ड सिंगल बेसिडियोस्पोर। अब देखिए ये प्रत्येक जो डिवाइड हुए हैं, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस टेलियोस्पोर का था, वे गया प्रोमाइसिलियम में। प्रोमाइसिलियम में जाने के बाद उनका मियोटिकली डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने, ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड किए बेसिडियोस्पोर का। द 4 बेसिडियोस्पोर दस फॉर्म्ड ऑन ईच प्रोमाइसिलियम। और यहाँ पर एक बात मेंशन की गई है कि प्रत्येक प्रोमाइसिलियम से 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि एक प्रोमाइसिलियम से 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए, क्योंकि जो टेलियोस्पोर स्टेज होता है, जब उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उसका जो पहले समझिए कि जो टेलियोस्पोर है उसका जो सेल है वो डिप्लॉयड ही होता है। डिप्लॉयड ही होता है तो जब उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो प्रत्येक सेल है ये प्रोड्यूस्ड करेगा एक प्रोमाइसिलियम को। और प्रोमाइसिलियम में जो इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वह मूव करेगा। मूव करने के बाद मियोटिकली डिवीजन होगा। इनके जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उनका मियोटिकली डिवीजन होने के बाद ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ये 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो 4 हैप्लॉइड सेल है या फिर बेसिडियोस्पोर है, ये एक ही तो डिप्लॉयड सेल से बन रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि एक प्रोमाइसिलियम 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो अब आगे देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। दिस 2R प्लस एंड 2R माइनस स्ट्रेन बेसिडियोस्पोर और स्मॉल यूनिसेलुलर थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर। और जो बेसिडियोस्पोर होता है वो स्मॉल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकी, एक सेल से ही बने होते हैं। यहाँ पर देखिए आप फिगर में अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्रोमाइसिलियम के ऊपर ये जो 4 जो सर्कल के रूप में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यही सब बेसिडियोस्पोर हैं। और ये बेसिडियोस्पोर के बीच में दिखे केवल सिंगल ही सेल प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे हैप्लॉइड या फिर यूनिसेलुलर बेसिडियोस्पोर से बोल रहे हैं। और इसका जो वॉल्ड होता है, जो आउटर कवर है, ये भी थीन होता है, मतलब पतला होता है। ईच विथ अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस दैट कैन जर्मिनेट ओनली ऑन द लीव्स ऑफ अल्टरनेट हॉर्ट्स। अब ये जो बेसिडियोस्पोर है, ये बेसिडियोस्पोर केवल जर्मिनेट करेगा अल्टरनेट होस्ट पे। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो इनका प्राइमरी होस्ट है, मतलब कि बेसिडियोस्पोर और टेलियोस्पोर के लिए वे है वीट की फसलें, लेकिन जो पकनीडियोस्पोर स्टेज और एसियोस्पोर स्टेज के लिए जो होस्ट है उसे हम अल्टरनेट होस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अल्टरनेट होस्ट हैं बर्बेरिस के प्लांट, मतलब कि मकोए के पौधे। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जब ये जर्मिनेट होने का इनका कंडीशन आएगा, जब इनको जो बेसिडियोस्पोर है 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर, इनको जर्मिनेट होने के लिए आवश्यकता होती है अल्टरनेट होस्ट की, और अल्टरनेट होस्ट हैं बर्बेरी के प्लांट। तो जब तक इन्हें बर्बेरी का प्लांट्स या फिर मकोए के पौधे नहीं मिल पाएंगे तो ये फिर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ये जब तक इनको नहीं मिलेगा तब तक ये जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, और तब तक ये रेस्टिंग स्पोर की तरह ही बिहेव करते हैं। मतलब जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो ये ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, अब ग्रो नहीं करेंगे तो ये रेस्टिंग स्पोर रहेंगे, मतलब कि रेस्टिंग स्पोर की तरह बिहेव करेंगे। बेसिडियोस्पोर कैन सर्वाइव ओनली फ्यू डेज एंड दे प्रीस इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट होस्ट। और जी ये रेस्टिंग स्पोर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दिन तक रेस्टिंग स्पोर की तरह बिहेव नहीं करते हैं। कुछ ही दिनों बाद अगर इन्हें अल्टरनेट होस्ट नहीं मिला तो ये फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और फिर नष्ट हो जाएंगे अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट होस्ट, अगर अल्टरनेट होस्ट नहीं मौजूद रहा तब। तो ये देख लिया आप लोगों ने बेसिडियोस्पोर का स्टेज। अब देखेंगे हम पकनीडियोस्पोर का स्टेज कि पकनीडियोस्पोर जो पक्सिनिया के लाइफ साइकिल का पकनीडियोस्पोर स्टेज है, ये
इसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो आई होप कि हमने जब अभी बताया कि बेसिडियो स्पोर जो रेस्टिंग स्पोर की तरह बिहेव करता है, वह कैसे बिहेव करता है हमने अभी बताया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे अपने दूसरा वाला जो चौथा वाला इनका स्टेज है, पकनीडियो स्पोर स्टेज। अंडर फेवरेबल कंडीशन बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट ऑन द लीव्स ऑफ बर्बेरीज। तो हमने बताया ना कि जब तक उन्हें नहीं मिलेगा बेसिडियो स्पोर को अल्टरनेट होस्ट नहीं मिलेंगे। और अल्टरनेट होस्ट ये भी आप जान लीजिए कि अल्टरनेट जो होस्ट हैं वे बर्बेरीज के प्लांट हैं, मतलब कि मकवे के पौधे हैं। तब नहीं मिलेंगे तब तक ये रेस्टिंग स्पोर की तरह बिहेव करेंगे और ये ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं, मतलब कि रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम है जो बेसिडियो स्पोर का बहुत कम होता है। अगर इनको ज़्यादा दिन तक अल्टरनेट होस्ट नहीं मिले तो ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए इन्हें सपोज कर लीजिए अगर इन्हें मिल गया तो अंडर फेवरेबल कंडीशन में बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करेंगे। अगर इन्हें मिल गया बर्बेरीज का प्लांट या फिर अल्टरनेट होस्ट तो ये उनका जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट ऑन द लीव्स ऑफ बर्बेरी। तो यहाँ पर देखिए ये बर्बेरीज की लीफ है, इन्हीं पर ये जर्मिनेट करेंगे। इंट्रासेलुलरी स्पेस में ग्रो इंट्रासेलुलर स्पेस ऑफ द होस्ट प्रोड्यूस जर्म ट्यूब, और ये बेसिडियो स्पोर भी जर्म ट्यूब को प्रोड्यूस्ड करेंगे। पेनिट्रेट लीफ एपिडर्मिस, और जब ये मेच्योर कंडीशन में हो जाएंगे, सबसे पहले तो जानिए कि ये जब जो बेसिडियो स्पोर है इनका जब फेवरेबल कंडीशन आया और कांटेक्ट में आए अल्टरनेट होस्ट के तो उसके लीफ पर ये ग्रो किए और ग्रो लीफ पे इनके इंटरसेलुलरी स्पेस में किए। और जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो गए, मेच्योर होने के बाद ये अंदर से प्रेशर रिलीज करने लगे इंट्रासेलुलरी स्पेस में, तो प्रेशर रिलीज होने की वजह से जो एपिडर्मिस है होस्ट का वे पूरी तरीके से बर्स्ट हो गया और न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पकनीडियो स्पोर ऑन लीफ ऑफ बर्बेरी, जो पकनीडियो स्पोर थे वे बहुत ही मात्रा में बर्बेरीज के लीफ पर प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर मैंने मेंशन किया हुआ है, देखिए कि ये पहले यहाँ पर देखिए इन्फेक्टेड की है, जो बेसिडियो स्पोर था वह सबसे पहले अल्टरनेट होस्ट पर गया और उसके बाद वहां पर ग्रो किया। ग्रो करने के बाद एपिडर्मिस को ब्रस्ट किया, क्योंकि ये मैच्योर हुए तो ये साइज में इंक्रीज हुए, इनकी जो साइज थी वो इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने से ही अंदर जो था वे प्रेशर रिलीज हुआ, प्रेशर रिलीज होने के कारण होस्ट का एपिडर्मिस ब्रस्ट हुआ। एपिडर्मिस ब्रस्ट होने की वजह से ही जो पकनीडियो स्पोर थे वे बर्बेरी का जो लीफ है उस पर आकर प्रेजेंट हो गए बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। ये जो सारे स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर हैं ये सभी पकनीडियो स्पोर हैं और ये सभी बर्बेरीज के लीफ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये रहा पकनीडियो स्पोर स्टेज, पक्सिनिया के लाइफ साइकिल का चौथा स्टेज। अब हम पक्सिनिया के लाइफ साइकिल का जो पांचवा स्टेज है, मतलब कि एसियो स्पोर स्टेज, और एसियो स्पोर स्टेज भी अल्टरनेट होस्ट पर ही ग्रो करते हैं, जो और अल्टरनेट होस्ट है बर्बेरीज का प्लांट। तो अब पांचवें स्टेज पर हम बात करेंगे। पांचवा स्टेज जो है वह है एसियो स्पोर स्टेज। तो आइए देखते हैं कि एसियो स्पोर का जो स्टेज उसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं। एसिडियर कप शेप्ड स्ट्रक्चर, आप पहले इस जो पॉइंट है इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तो फिर इसके बाद हम एक फिगर के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे तो वहां पर आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। एसिडियर कप शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन लोअर सरफेस ऑफ द बर्बेरीज लीव्स। जो एसिडिया है ये एक कप शेप की स्ट्रक्चर में होता है और इनका फॉर्मेशन होता है बर्बेरीज का जो लीफ है, जो मकोए पौधे का जो लीफ है, ये लीफ के लोअर सरफेस मतलब निचली सतह पर इनका ये प्रोड्यूस्ड होते हैं या फिर फॉर्मेशन होता है। दे डेवलप्ड फ्रॉम सेम माइसिलियम विच फ्रॉम पकनीडिया ऑन अपर सरफेस। और ये जो एसियो स्पोर हैं ये एक प्रकार के और माइसिलियम से प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम पकनीडिया बोलते हैं। और ये पकनीडिया जो है ये प्रेजेंट होता है बर्बेरी लीव्स के अपर साइड पर, मतलब कि जो एसिडिया था वो प्रेजेंट था बर्बेरी लीफ के लोअर पोर्शन पे, लेकिन जो पकनीडिया है ये प्रेजेंट होता है बर्बेरी लीव्स के
अपर सरफेस पर। तो ये आप सबसे पहले समझ लीजिए दोनों में डिफरेंस, कि जो एसिडिया होता है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये प्रेजेंट होता है जो लीफ है बर्बेरिस का उसके लोअर सरफेस पर। लेकिन जो ये देखिए पकनीडिया है ये प्रेजेंट होता है लीफ पे के अपर सरफेस पर, और ये दोनों ही प्रोड्यूस्ड करते हैं एसियो स्पोर को। ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, दोनों एसिडिया और पकनीडिया दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं एसियो स्पोर को। द लॉन्ग चैन सेल मैच्योर इनटू एसियो स्पोर, और जो लॉन्ग चैन होता है मैच्योर होता है एसियो स्पोर के अंदर, एसियो स्पोर्स के अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ एसियो स्पोर चैन इनसाइड द एसिडियम, और जो एसियो स्पोर का प्रोड्यूस्ड होता है या फिर डेवलपमेंट होता है वह इनसाइड एसिडियम के अंदर ही ये प्रोड्यूस्ड होते हैं या फिर मेच्योर होते हैं या फिर डेवलप्ड होते हैं। एसियो स्पोर जो डेवलप्ड होते हैं वे एसिडियम के अंदर ही डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि एसिडिया से ही तो एसियो स्पोर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, और एसिडिया प्रेजेंट है लोअर सरफेस पर बर्बेरिस के लीफ पर। प्रेशर ऑन द एपिडर्मिस एज रिजल्ट ब्रस्ट टुवर्ड द एसियो स्पोर आर रिलीज्ड। अब जो एसिडियम में एसियो स्पोर डेवलप्ड हो रहे थे, जब वे पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएंगे, डेवलप्ड होने के बाद उनका जो प्रेशर रिलीज करेंगे, क्योंकि साइज उनकी इंक्रीज हो चुकी है। प्रेशर रिलीज करने के बाद जो होस्ट का जो एपिडर्मिस है वह पूरी तरीके से ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने की वजह से ही एसियो स्पोर बाहर निकल आएंगे आसानी से। एसियो स्पोर आर यूनिसेलुलरी बाइन्यूक्लिएट एंड थिन वॉल्ड ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर, और जो मेच्योर एक एसियो स्पोर है वे यूनिसेलुलरी होता है, बाइन्यूक्लिएट होता है, मतलब कि दो सेल प्रेजेंट रहेंगे लेकिन एक दूसरे में कांटेक्ट नहीं होंगे, तो इसीलिए हम इसे यूनिसेलुलरी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनका जो वॉल्ड है कवर है वह थिन होता है, पतला होता है, और इनका जो कलर है वह ऑरेंज होता है। ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं मैच्योर एसियो स्पोर। और यहाँ पर मैंने एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझिए। द एसियो स्पोर आर इनकेपेबल ऑफ इन्फेक्टेड बर्बेरिस प्लांट। तो जो एसियो स्पोर होता है ये अनकेपेबल होता है, मतलब कि ये केपेबल नहीं होता है इन्फेक्टेड करने में। जो अल्टरनेट होस्ट है, मतलब कि बर्बेरिस का जो प्लांट है उसको एसियो स्पोर इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, बट दे कैन इन्फेक्टेड, दे आर डिजायर्ड बाय विंड। लेकिन ये इन्फेक्टेड कर सकता है वीट के प्लांट को। अब ये वीट के प्लांट को कैसे इन्फेक्ट करेगा? जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद जब वीट का जब सीजन आएगा, मतलब कि गेहूं के फसलों का जब समय आएगा, तब ये हवाओं के द्वारा डिसाइड होगा और जाकर कांटेक्ट में हो जाएगा वीट के प्लांट के। जब वीट के प्लांट के कांटेक्ट में होगा तो यहाँ पर जो एसियो स्पोर है वे अल्टीमेटली यूरेडो स्पोर का फॉर्मेशन करने लगेगा या फिर प्रोड्यूस्ड करेगा, और 10 से 12 दिनों के अंदर ही ये पूरी तरीके से जो प्लांट है, वीट प्लांट है, उसको पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये रहा एसियो स्पोर का स्टेज। तो एक बात और अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि एसियो स्पोर जो होता है वे कभी इन्फेक्ट नहीं कर सकता है अल्टरनेट होस्ट को, मतलब कि बर्बेरिस को, प्लांट को। तो यहीं पर इनका जो लाइफ साइकिल है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और ये एसियो स्पोर फिर से जाकर यूरेडो स्पोर को प्रोड्यूस करता है, और फिर से ये वीट के प्लांट को इन्फेक्टेड करेंगे, और फिर से यही प्रोसेस दोहराया जाएगा, और फिर एसियो स्पोर कंडीशन आएगा। फिर से एसियो स्पोर जो है वे बर्बेरिस के प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे, फिर से यूरेडो स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे, फिर यूरेडो स्पोर जो है वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसे ही इनका लाइफ साइकिल पूरी तरह चलता रहता है। तो आई होप कि ये जो मैंने बताएं आज के क्लासेस में जो स्टेज थे, आई होप आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा। तो अभी मैं एक और फिगर आप लोगों को दिखाऊंगा जो एसियो स्पोर स्टेज का फिगर है, तो आप लोगों को कुछ और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए ये फिगर, हमने बताया कि जो पकनीडिया है और जो एसिडियम है ये दोनों ही प्रोड्यूस्ड करते हैं एसियो स्पोर को। और पकनीडिया चैन ऑफ एसियो स्पोर, ये जो एसियो स्पोर का चैन है ये एसिडियम के अंदर ही डेवलप्ड होता है,
और जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद ये प्रेशर रिलीज करेगा। प्रेशर रिलीज करने के बाद ये देखिए जो एपिडर्मिस है, जो अल्टरनेट होस्ट का एपिडर्मिस है, ये पूरी तरीके से ब्रस्ट हो जाएगा और एसियो स्पोर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बर्बेरिस के लीफ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। लेकिन आप एक अच्छी तरीके से ये समझ लीजिए कि जो एसियो स्पोर है ये बर्बेरिस के प्लांट को कभी इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये केवल वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे यूरोडोस्पोर स्टेज के कंडीशन में। तो आई होप कि जो मैंने आज के क्लासेस में आप लोगों को बचे जो पक्सिनिया लाइफ साइकिल के 3 स्टेज थे उसको मैंने समझाया, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पहले मैंने जो पक्सिनिया है उसके लाइफ साइकिल पे का जो 2 स्टेज है यूरोडोस्पोर और टेलिटोस्पोर, इसको मैंने पक्सिनिया के पहले ही क्लास में डिटेल में वहां पर मैंने डिस्कस किया था और उनके सिस्टमैटिक पोजीशन को और उन्हें कहाँ पर पाया जाते हैं उनको भी अच्छी तरीके से उस क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर आप उस क्लास को भी अटेंड नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम ऑफ यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा उठते हैं और ये उठेंगे तो कि हमेशा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ही आपको दिखेंगे। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।